वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 मटेरियल्स पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साइंस का ये जो चैप्टर है ये हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। और आगे का पोर्शन, जैसा कि पिछली बार बात हुई थी कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी ही प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप प्रीवियस जो भी है और आगे आने वाली भी जो वीडियोस होंगी वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन ये फिनोमिना कभी सुना है या फिर देखा है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे के ऊपर आपका जंग लगना। ठीक है, तो हाँ, हम सब बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लगता है। तो अब ये कैसे होता है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने क्लास 7th में एक एक्सरसाइज किया था जहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया था। उसको बर्न करने से क्या हुआ था कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना था। जैसे यहाँ पे आपका रिएक्शन है ना, Mg मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, तो इससे आपका बनता है क्या, MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यही चीज़ हमने 7th क्लास में पढ़ा था। अब आगे आज हम लोगों को देखना है कि आयरन का रिएक्शन कैसे होता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ में। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे के ऊपर जंग लगना। तो जंग कैसे लगता है? जब लोहे को हम लोग, लोहे में पानी पड़ रहा होता है कंटिन्यूसली, तब उसमें जंग लगता है ना। तो क्या होता है कि जब लोहा ऐसे खुले में पड़ा है और उसके ऊपर पानी पड़ रहा है, तो साथ ही साथ में आपका जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो किसका किसका रिएक्शन हो जाएगा आयरन के साथ में? ऑक्सीजन का और वाटर का। जब ये दोनों चीज़ें आपके आयरन के साथ रिएक्ट करती हैं ना, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, आपके आयरन का ऑक्साइड बनता है, जो कि कैसा दिखता है आपका, FeSO4। उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, फिर से लिख देती हूँ, FeSO4 डॉट XH2O। ये क्या है आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि क्या है, एक तरह का ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड हुआ ये आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका फार्मूला है ना, FeSO4 डॉट XH2O, ये आपके रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, जब आपका आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर भी रहता है वहाँ पे, वाटर के प्रेजेंस में, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है आपका, ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये रस्ट फॉर्म होता है। तो ये एक्टिविटी देखते हैं हम लोग, एक्टिविटी 4.3। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो रस्ट बना है ना, उस रस्ट के नेचर को हम लोग को चेक करना है। ठीक है, नेचर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेचर चेक करने का मतलब क्या है कि हम लोग को जानना है कि वो रस्ट आपका एसिडिक नेचर का होता है या फिर बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आपका जो रस्ट है उसको कैसे चेक करेंगे कि हम लोग पहले रस्ट बनाएंगे, आयरन ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन कराएंगे साथ में, तो उसमें लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप क्या करेंगे कि रस्ट 1 स्पून लेंगे। ठीक है, 1 चम्मच आप रस्ट कलेक्ट करेंगे और उसको थोड़े से वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। डिज़ोल्व करने के बाद आपका जो सोल्यूशन बनेगा ना, वो आप जब देखेंगे तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा आपके वाटर में। क्या हो जाएगा, बस वाटर में सस्पेंडेड रह जाएंगे जंक के, क्या है, जो भी पार्टिकल्स हैं। सस्पेंड होने का मतलब क्या होता है कि मतलब वाटर के साथ बस वो वहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, वो पूरी तरह से उसमें घुल नहीं गया है, बस उसके साथ है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक रेड लिटमस पेपर भी लेंगे और एक ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उन दोनों को टेस्ट करेंगे अपने रस्ट का ये जो सॉल्यूशन बना है उसके साथ में, और देखेंगे कि उनके कलर में क्या चेंजेस आता है। अब लिटमस पेपर का ये जो टेस्ट है कि लिटमस पेपर कौन से कलर में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, इस टेस्ट से क्या पता चलता है, एसिड और बेस का पता करते हैं। उसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर के कलर को कैसे चेंज करता है, और आपका जो बेस है वो लिटमस पेपर के कलर को कैसे चेंज करता है। ठीक है, तो जो भी आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा उसको बोलते हैं एसिड, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है उसको बोलते हैं बेस। अब ये इस चीज़ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि जो ब्लू से रेड किया वो क्या है और जो रेड से ब्लू किया वो क्या है, तो उसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपने बचपन में बार ग्राफ पढ़ा है, बार चार्ट भी बोलते हैं। ये ऐसा दिखता है, एक्स और वाई एक्सिस होता है, उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ या बार चार्ट। तो यहाँ से हम लोग को एक वर्ड याद रखना है जिसको बोलते हैं बार, BAR, बार। जो ब्लू को रेड कर दिया, बी से आप ब्लू याद कर लीजिए, आर से रेड, जो ब्लू को रेड कर दिया वो क्या है आपका एसिड। और वही जस्ट उसका फिर उल्टा लिख देना है आपको, जो रेड को ब्लू कर देगा वो बेस। तो अगर आप सिर्फ ये एक
वर्ड याद कर लेते हैं तो आपको हमेशा याद हो जाएगा कि जो ब्लू से रेड हुआ वो आपका एसिड है। ठीक है, तो अब ये वाला लिटमस पेपर टेस्ट करना है हम लोग को यहाँ पर। इसमें क्या होगा ना कि आपका ये जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, यानी कि आपका जो ये सॉल्यूशन बना था वो कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। अब इस रिएक्शन के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दिया हुआ है यहाँ इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, दस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, मतलब क्या कॉपर में भी रस्टिंग होती है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स, यानी कि कॉपर के जो भी वेसल्स हैं, कोई भी चीज़ बनी हुई कॉपर की, उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर की डिपॉजिट देखी है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो ग्रीन डिपॉजिट क्या है, तो जब भी कॉपर के वेसल्स को हम लोग एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर में, मतलब कॉपर वेसल्स ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है, वहाँ पे हवा उसको लग रही है हमेशा और हवा में भी आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऐसी जगह पे अगर आप कॉपर के वेसल्स को स्टोर कर देते हैं तो उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर का कोटिंग जम जाता है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल है ना आपका, वो एक्चुअल में क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है। आपका ये जो कॉपर है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मॉइस्ट एयर के साथ में, यानी कि एयर में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका हाइड्रोजन। मॉइस्ट है, मॉइस्ट बोल रहा है यानी कि वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। जब कॉपर इन सब के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट्स बनाता है, एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और दूसरा कॉपर कार्बोनेट, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना वो डल ग्रीन कलर का होता है। इसलिए जब भी कॉपर यूटेंसिल्स को हम लोग खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। अब इसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम रिबन जो हमने बर्न किया था, तो उसका जो ऐश बचेगा ना उसको हम लोग को टेस्ट करना है। ठीक, वो रिएक्शन आपका शायद नीचे में होगा, फिर हम लोग उसको फिर से पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आपका क्या दिया है कि जो ऐश ऑब्टेन्ड हुआ है वो ऐश कैसा है, ऐश मतलब क्या होता है, इसको जलाने के बाद में आपका जो राख बचा है हम लोग उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसके एसिडिक और बेसिक नेचर को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम वही रेड लिटमस पेपर को हम लोग उसके पास लेकर के आएंगे। तो जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे ना तो वो रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। तो जो रेड को ब्लू कर दिया उसको क्या बोलते थे हम लोग, बेस। बेस बोलेंगे क्योंकि जो ब्लू को रेड किया वो आपका एसिड है, तो ऑब्वियसली जो रेड को ब्लू किया वो आपका बेस है। तो क्या पता चला हम लोग को इससे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। आयरन आपका मेटल था, उसके जो ऑक्साइड्स बने वो वैसे ही कर रहे थे, रेड को ब्लू कर रहे थे, यानी कि बेसिक नेचर के थे। और वैसे ही आपके ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना है ये भी रेड को ब्लू कर रहा है, तो ये भी बेसिक नेचर का है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो सारे बेसिक नेचर के हैं। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उसके लिए दिया है आपका ये वाला एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी दिया है जो कि ना आपको कर पाना मुश्किल है क्योंकि इसमें जो भी सारे आपके चीज़ें रिक्वायर्ड है ना वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो हम लोग फिर कैसे पता करेंगे कि नॉन मेटल्स का नेचर क्या है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं उन दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ आपके मेटल्स हार्ड होते हैं वहीं आपके नॉन मेटल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, मेटल्स में शाइन होता है तो नॉन मेटल्स डल हो जाते हैं। तो सेम उसी तरह से अगर आपके मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं तो ऑब्वियसली नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये आपका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या देखना है, ये टेबल कंप्लीट करना है। इस टेबल में क्या दिया हुआ है, कुछ बेस के नेम दिए हुए हैं और एसिड के नेम दिए हुए हैं। अब बेस में से हम लोग को मेटल बताना है कि बेस में मेटल कौन सा प्रेजेंट है और एसिड में कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है, ये चीज़ें हम लोग को बतानी है। ठीक है, आपका पहला बेस दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल है, ऑब्वियसली कैल्शियम दिख रहा है, यह मेटल आपका प्रेजेंट है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, वो H2SO4, तो यहाँ पे सल्फ़र दिख रहा है आपको, ये सल्फ़र आपका नॉन मेटल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, हार्डनेस और उसका शाइन देख रहे थे, वहाँ पास भी एग्जांपल में मैंने सल्फ़र बताया था। तो सल्फ़र आपका क्या है, नॉन मेटल है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद में और बेस हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, NaOH। NaOH का क्या होगा, NaOH में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ऑब्वियसली आपका सोडियम, उसके लिए Na लिख सकते हैं हम लोग। और क्या देखते हैं हम लोग, फेरस हाइड्रोक्साइड, Fe
OH होल ट्वाइस, ये आपका फेरस हाइड्रोक्साइड होता है। इसमें आपका कौन सा मेटल प्रेजेंट है? आयरन है, Fe क्या है? फेरस आपका क्या है? आयरन। तो ये मेटल आपका प्रेजेंट है। वैसे ही जब हम लोग एसिड्स में देखते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसके अलावा देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, तो इसमें आपका नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन। और वैसे ही देखते हैं हम लोग दूसरा एक और एसिड देखते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इसमें आपका नॉन मेटल क्या है? नाइट्रोजन। तो 2 एग्जांपल्स मैंने बता दिए, एक एग्जांपल यहाँ पहले से दिया है, बाकी के 2 एग्जांपल्स आप करेंगे, ठीक है। और जो समझ में नहीं आएगा उसके लिए आप क्या करेंगे? कमेंट में पूछ लेंगे। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब क्या है कि जब आपका सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बना है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। अब ये SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है? सल्फ्यूरस एसिड। अब ये क्या है? एसिड है। हमको उनके उसके नाम से पूरी सी कोई मतलब नहीं है, हम क्या देख रहे हैं कि वो एसिड है। एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, ब्लू को रेड करेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। आप देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और अब देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में क्या पता चला कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, और जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के हैं। अब वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो क्या हो रहा है? इसमें हम लोग देखते हैं जो सोडियम मेटल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत सारा हीट लिबरेट करता है। मतलब बहुत गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है जब भी वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग सोडियम मेटल को हमेशा ऑक्सीजन और वाटर से बचाने के लिए केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। केरोसिन के साथ हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। अब इसकी रिएक्टिविटी को बताने के लिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में कराया जाएगा, मे बी नहीं कराया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो बस आप लोग यहाँ पे देख करके ही समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है आपका सोडियम रिएक्टिव। हम लोग को लेना है 250 ml बीकर, उसमें हम लोग को हाफ फिल करना है वाटर से, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग लेंगे 1 पीस सोडियम मेटल का टुकड़ा, 1 पीस सोडियम मेटल, और उसको क्या करेंगे? फ़िल्टर पेपर पे रख करके उसको ड्राई करेंगे। क्योंकि आपका सोडियम मेटल कहाँ पे स्टोर है? केरोसिन में। तो हम लोग उसको फ़िल्टर पेपर रख के उसका सारा ऑयल उसमें एब्जॉर्ब कराएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? जैसा कि हमको पता है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम लोग उसको एक कॉटन के कपड़े में या फिर एक स्मॉल कॉटन बॉल्स नहीं आते हैं, सर्जिकल कॉटन जो भी, उसमें आप सोडियम के मेटल को डाल करके और उसको कवर कर देंगे। और जो आपका बीकर है जो पानी से भरा हुआ है, उस बीकर में उस टुकड़े को डाल देंगे। अब जब वो सोडियम का मेटल उस कॉटन में से बाहर आएगा ना, या फिर वो कॉटन पूरा भीगते हुए वाटर वहाँ सोडियम तक पहुँच जाएगा, तो सोडियम तुरंत रिएक्ट करेगा और क्या होगा? वो जो आपका बीकर था उसके अंदर एक ब्लास्ट देखने के लिए आपको मिलेगा, आग लग जाएगी उसके अंदर, ठीक। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या पढ़े कि जो सोडियम है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा, इससे आप देख सकते हैं, पता अभी है मतलब क्या कि जो आपका सोडियम मेटल है वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ में, ठीक। तो इतना ज़्यादा तेज़ वो रिएक्ट किया। वैसे ही बाकी सारे मेटल्स आपके रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आयरन आपने देखा है ना, आयरन क्या होता है? उस पर कितना भी पानी पड़े धीरे धीरे रस लगता है ना उसमें, तो वो भी तो मेटल है। तो जनरली आपके जो मेटल्स हैं वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपका सोडियम बस फास्ट रिएक्टिंग है। और वैसे ही जो नॉन मेटल्स हैं ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आपके नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स को हमेशा वाटर में स्टोर करके रखते हैं। पानी में स्टोर करोगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। जैसे कि आपका फॉस्फोरस जो कि बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, तुरंत फायर कैच कर लेता है जब वो एयर के एक्सपोजर में आता है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं? फॉस्फोरस को हम लोग वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ में आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? उसके लिए आपकी एक्टिविटी 4.6 दी हुई है। वार्निंग दिया है पहले से ही कि जब आप लोग टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे ना, तो उसका माउथ हमेशा
आपसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। मतलब टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, खुला हुआ जो हिस्सा होता है, उसको हमेशा अपने आप से दूर रखेंगे, ऐसे टिल्ट करके पकड़ेंगे कि वो आपके दूसरे पोजीशन पे वो टिल्टेड रहे। और ऐसा भी नहीं कि वहाँ कोई और खड़ा है उसकी तरफ मोड़ दिए, ठीक है। सबको प्रोटेक्ट करते हुए, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करेंगे हम लोग, एक सैम्पल मेटल्स, कुछ सैम्पल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेने हैं। वो कौन से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होंगे, वो यहाँ पे लिस्ट में आपका दिया हुआ है, ABCDEF जो दिया है ना, वो सारा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है जो हम लोग को लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल और सल्फ़र। तो ये सारे मेटल्स हम लोग लेंगे, अलग अलग लेंगे, ठीक है। कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है। इन सबको हम लोग अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेंगे और हर टेस्ट ट्यूब में उसको लेबल कर देंगे ABCDE, जैसा जिस नाम के आगे जो लिखा है उस नाम से उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग लेबल कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर के हेल्प से उसमें 5 ड्रॉप्स हम लोग 5 ml हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, मतलब HCl। उसमें 5 ml HCl डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सारे टेस्ट ट्यूब में 1 बाय 1 डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका क्या बन रहा है, उससे आपका क्या उसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक। अगर वो ठंडा है आपका सॉल्यूशन, अभी तो ठंडा है, हमने HCl डाला है तो ठंडा सॉल्यूशन है, तो अगर वो उसमें कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो हम लोग टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे, थोड़ा हल्का हीट भी करेंगे ताकि वो कुछ रिएक्ट करे। तो रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली उसमें से गैस निकलेगा, ठीक है। अब ये जो गैस आपका निकल रहा है, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में हम लोग को एक जलती हुई माचिस की तीली लेके आनी है और उसके माउथ के पास में रखना है। जब हम लोग ये करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो ऑब्जर्वेशन हम लोग को टेबल में लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। जब हम लोग माचिस की तीली उसकी माउथ के पास में लेके आएंगे ना, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होंगी कि जब वो माचिस की तीली उसके माउथ के पास आई तो वहाँ पे वो तीली तो जल रही है, लेकिन क्या है कि उसमें पॉपिंग साउंड आ रहा है, और बाकी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे पॉप पॉप वाला साउंड नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जहाँ पे पॉपिंग साउंड आ रहा है वो क्या है और जहाँ पे पॉपिंग साउंड नहीं आ रहा है वो क्या है, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल्स जो है ना आपके, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपका आयरन है, वो किसके साथ रिएक्ट किया है, हाइड्रोजन के साथ में। आयरन आपका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा, सॉरी एसिड के साथ में रिएक्शन कराना है ना। हाइड्रोजन हम लोग लिए थे और किसके साथ, HCl उसमें डाले थे टेस्ट ट्यूब में। तो जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो हम लोग को बैलेंस इक्वेशन करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका FeCl2 बनता है यहाँ पे। FeCl2 बनेगा और उसके अलावा क्या बच गया, आयरन आपका गया, Fe यहाँ आ गया, Cl भी आपका यहाँ आ गया, क्या बच गया, हाइड्रोजन बचा, तो H2 बचेगा। ये जो H2 है ये आपका हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस जब भी जलता है ना तो पॉपिंग साउंड आती है, इसलिए जब हम लोग मैच स्टिक उसके पास में ला रहे हैं तो पॉपिंग साउंड आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जितने भी मेटल्स हैं वो सारे जब जलेंगे तो वहाँ पर मेटल्स में से जो गैस निकल रहा है वहाँ पर क्या होगा कि पॉपिंग साउंड आएगी, और जो नॉन मेटल्स है वहाँ से नहीं आएगी। तो इस बेसिस पे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, सेम वैसे ही आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जगह वही सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराना है। तब भी सेम आपका ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे भी रिलीज़ होगी और वैसे ही पॉपिंग और नॉन पॉपिंग साउंड वहाँ पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया रिएक्शन किसके किसके साथ हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, एसिड के साथ में, वाटर के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में। अब बच गया है बेस के साथ में रिएक्शन। तो यहाँ से हम लोग का जो ये पोर्शन बच गया है इसको आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आपको वीडियो आई होप कि समझ में आई होगी। जो समझ नहीं आया वो डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।